आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आज ईरान और अमेरिका जो एक दूसरे के शत्रु बन चुके हैं, एक समय था जब ये आपस में घनिष्ठ मित्र थे। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कैसे यह मित्रता शत्रुता में बदल गई और जो भी लंबे समय से यह युद्ध चल रहा है, इस युद्ध की पृष्ठभूमि क्या थी। हर व्यक्ति के मन में यह जिज्ञासा है कि युद्ध की शुरुआत कैसे हुई, क्या पृष्ठभूमि रही है, क्या इसकी वर्तमान स्थिति है और क्या इसका भविष्य हो सकता है। आज इन्हीं सभी मुद्दों पर काफ़ी बेहद सरल शब्दों में हम बात करेंगे, जिससे कि सामान्य से सामान्य व्यक्ति को भी पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। तो इसकी संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। अब बात करते हैं हम ईरान की। ईरान के अंदर जब पेट्रोलियम रिसोर्सेज पाए गए, खोजे गए, तब यहाँ पर ब्रिटेन और अमेरिका ने अपनी कंपनियाँ स्थापित करी। और यह कंपनियां क्या करती थी, वहाँ के कच्चे तेल को निकाल कर वहाँ पर अपनी रिफाइनरियों के माध्यम से उसको रिफाइन करके यह अलग अलग देशों को बेचती थी। और ईरान के पास संसाधन होने के बावजूद भी उसकी आर्थिक स्थिति जस की तस बनी हुई थी। तो इसके बाद जब ईरान के राष्ट्र प्रमुख मोसादिक बनते हैं, तो मोसादिक को यह स्थिति पसंद नहीं आती कि रिसोर्सेस हमारे और मलाई ब्रिटेन और अमेरिका खा रहे हैं। तो उन्होंने क्या करा, जितनी भी रिफाइनरियां थी, जितनी भी कंपनियां थी, उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया और दोनों ही देशों को कहा कि आप अपने अपने देश वापस जाइए और यहाँ के रिफाइनरियों का जो कंट्रोल है अब यहाँ की सरकार करेगी। तो यह अमेरिका और ब्रिटेन के लिए बड़ा झटका था कि हमारी एक मोटी कमाई बंद हो गई। तब इन दोनों ने अमेरिका ने अपनी गुप्तचर एजेंसी CIA और ब्रिटेन ने MI16 दोनों को ईरान के खिलाफ लगा दिया कि आप उसके अंदर जाइए और आंतरिक विद्रोह पैदा करके वहां पे सत्ता परिवर्तन करना है। और इनकी यह चाल सफल भी हो गई और उन्होंने ईरान के अंदर मोसादिक को गद्दी से हटाकर अमेरिका ने अपनी कठपुतली रजा पहलवी को सत्ता में काबिज कर दिया। अब रजा पहलवी अमेरिका के हाथों की सिर्फ एक कठपुतली था और बेहद अय्यास व्यक्ति था। इसने ईरान के अंदर इस्लामिक कल्चर को हटा के वाइट कल्चर लागू कर दिया था। वाइट कल्चर में शराब, सिगरेट, डांस, छोटे कपड़े, अय्यासी, अश्लीलता, ये सारी चीज़ें पूरे ईरान के अंदर व्यापक स्तर में फैल चुकी थी। और एक तरफ उन्होंने वहाँ के कल्चर को नष्ट कर दिया और दूसरी तरफ अमेरिका व्यापक स्तर पर ईरान के पेट्रोलियम संसाधनों का दोहन कर रहा था। ईरान की आर्थिक स्थिति बद से बदतर होती जा रही थी, जिसके परिणाम स्वरूप वहाँ की जनता अपने रजा पहलवी के खिलाफ हो गई थी। जनता काफ़ी असंतुष्ट थी और जनता का नेतृत्व कर रहे थे रुहुल्लाह खामनेई। रुहुल्लाह खामनेई का उद्देश्य था कि जनता को इस शोषण से बचाना और ईरान को अपनी पूर्व स्थिति इस्लामिक कल्चर के अनुसार पुनः स्थापित करना। तो अब होता क्या है कि 1971 में रजा पहलवी ने वहाँ पे एक आयोजन करवाया, पारसी पोलिस नामक त्यौहार। तेहरान के अंदर पारसी पोलिस नामक, पर्सिया में जिसे अब वर्तमान तेहरान कहते हैं, वहाँ पे पारसी पोलिस नामक त्यौहार का आयोजन किया, जिसमें विभिन्न देशों से अलग अलग मेहमान आए थे। और इस त्यौहार में व्यापक स्तर पर आर्थिक संसाधनों को बर्बाद किया गया, जिससे जनता और असंतुष्ट हो गई और रजा पहलवी के खिलाफ जगह जगह आंदोलन होने लगे। रजा पहलवी चूंकि एक क्रूर और अय्यास किस्म का व्यक्ति था, उसने अमेरिका के सहयोग से आंदोलन दबाने का पूर्ण प्रयास किया और आंदोलनकारियों को ले जाकर यातनाएं देना, उन्हें फांसी दे देना, उनके पूरे परिवार को मार डालना, ऐसी क्रूर युक्ति के माध्यम से उसने आंदोलन दबाने का प्रयास किया। लेकिन कहते हैं ना कि गलत ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकता। तो बात है 1978 की। 1978 के शुक्रवार के दिन नमाज के बाद लोग सड़कों पर उतर आते हैं। जुमे की नमाज के बाद रोज लोग रजा पहलवी के खिलाफ व्यापक आंदोलन करने का निर्णय लेते हैं। तब रजा पहलवी क्या करता, अपनी सेना के माध्यम से लोगों के ऊपर गोलियां चलवा देता है और काफ़ी संख्या में लोग मारे जाते हैं। तब लोगों के अंदर भीषण आक्रोश आता है और पूरा ईरान के अंदर क्रांतिकारी गतिविधियां होने लगती हैं और क्रांति भड़क उठती है और चारों तरफ से क्रांतिकारी ईरान को घेर लेते हैं। तब रजा पहलवी डर के मारे अपने आका अमेरिका में जाके शरण ले लेता है और अमेरिका जो है रजा पहलवी को अपने पास छुपा के रख लेता है। और जनवरी 1979 को
रजा पहलवी ईरान छोड़कर अमेरिका जाता है और फरवरी 1979 को रोहिल्ला खामनेई वापस जो है ईरान आते हैं और ईरान की जनता ने दोनों हाथ खोलकर रोहिल्ला खामनेई का स्वागत किया। बताते हैं लोग कि करीब 50,000 लोगों ने रोहिल्ला खामनेई का स्वागत किया था। अब जनता की मांग थी कि रोहिल्ला खामनेई तो हमारे शासक बन चुके हैं, लेकिन हमको रजा पहलवी अमेरिका वापस करे और हम रजा पहलवी को तेहरान की सड़कों में फांसी देंगे क्योंकि इसने हमारे साथ बहुत अत्याचार किया है। अब अमेरिका रजा पहलवी को लौटाने के लिए तैयार नहीं था। जिमी कार्टिस उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे। जिमी कार्टिस रजा पहलवी को लौटाने के लिए तैयार नहीं थे। तब ईरान की जनता आक्रोश में आकर अमेरिकी दूतावास में हमला कर देती है और वहाँ पे उपस्थित 52 अमेरिकी डिप्लोमेट्स को बंदी बना लेती है और करीब 444 दिन तक इनको ईरानी जो हैं क्रांतिकारी बंदी बना के रखते हैं। आज अमेरिका जो अपने आप को विश्व शक्ति कह रहा है, वह 444 दिनों तक केवल उनकी ओर निहारता रह गया, कुछ कर नहीं पाया। इस बीच में एक आध ऑपरेशन भी अमेरिका ने चलाए अपने सैनिकों को छुड़ाने, अपने डिप्लोमेट्स को छुड़ाने के लिए, लेकिन हालात यह हुई कि अमेरिकी सेना ईरान गई तो उसने काफ़ी संख्या में फाइटर प्लेन और हेलीकॉप्टर लेके गए, लेकिन हालात यह हुए कि उनको अपने 4 से 5 हेलीकॉप्टर वहीं छोड़ के भागने पड़े। तब अमेरिका बौखलाए हुए अमेरिका ने ईरान के ऊपर व्यापक स्तर पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। उन्होंने खुले शब्दों में कहा कि कोई भी देश ईरान के साथ व्यापारिक संबंध नहीं रखेगा, यदि रखता है तो हम उसका विरोध करेंगे। दूसरी तरफ करीब ईरान की 12 बिलियन के गोल्ड और अन्य संसाधन जो अमेरिका के पास थे उसको फ्रीज कर दिया कि आप जब तक जो है तो हमारे 52 डिप्लोमेट्स को नहीं रिलीज करेंगे, हम आपका यह जो है पैसा वापस नहीं करेंगे। तब ईरान ने 1979 से आज 2026 तक ईरान के ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगे हुए थे और उसी आर्थिक प्रतिबंध को छुड़ाने के लिए आज तक ईरान प्रयासरत है और अमेरिका अपनी लालच को और अपने पेट्रोलियम रिसोर्सेज पर कब्जा करने की मंशा को पूरा करने के लिए आज ईरान के ऊपर तरह तरह के आरोप लगाकर उसके ऊपर वहाँ सत्ता परिवर्तन करना चाहता है कि मैं फिर से रजा पहलवी जैसा कोई कठपुतली वहाँ पे बैठाऊं और वहाँ पे वहाँ के पेट्रोलियम रिसोर्सेज को हम क्या करें, हस्तगत करें और उनका भरपूर दोहन करें। इसी मंशा को पूरा करने के लिए 2026 में अमेरिका ने 3-4 आरोप लगाए ईरान के ऊपर कि यह न्यूक्लियर एनर्जी या न्यूक्लियर बम बनाने का प्रयास कर रहा है और इसने काफ़ी मात्रा में यूरेनियम स्टोर कर रखे हैं जो कि भविष्य में संपूर्ण विश्व के लिए खतरा है। अमेरिका ने दूसरा आरोप लगाया कि यह अपने मिसाइल शक्ति को लगातार बढ़ा रहा है जो कि संपूर्ण विश्व के लिए खतरा है। तीसरा अमेरिका ने आरोप लगाया कि यह हूती, हमास और हिजबुल्लाह जैसे आतंकी संगठनों को शरण दे रहा है जो कि संपूर्ण विश्व के लिए घातक है। तो आज ईरान संपूर्ण विश्व के लिए घातक है कि नहीं है, लेकिन अमेरिका के आर्थिक हितों की पूर्ति करने के लिए जरूर घातक है और अमेरिका ने अपने हित साधने के लिए आज संपूर्ण विश्व को आर्थिक मंदी की ओर धकेल दिया है। आज संपूर्ण विश्व में आर्थिक हालात सही नहीं है और जब ये आरोप लगाने के बाद अमेरिका ने इजराइल के माध्यम से ईरान के ऊपर हमला कर दिया और वहाँ के राष्ट्र प्रमुख अली खामनेई की इस बम मिसाइल गिरने से मौत हो जाती है, तब ईरान ने हॉर्मुज जल संधि को बंद कर दिया और इसके बदले में हॉर्मुज खुलाने के लिए अमेरिका ने कई प्रयास करे कि हॉर्मुज को किसी तरह ईरान साम दाम दंड भेद। पहले उन्होंने डराने का प्रयास किया। अभी हाल ही में 21 मार्च को अमेरिका ने ईरान को धमकी दी थी कि यदि 48 घंटे के अंदर आप हॉर्मुज को रिलीज नहीं करते हैं तो हम आपके ऊपर भीषण क्या करेंगे, आपके न्यूक्लियर प्लांट्स पर हमला करेंगे, आपके पावर प्लांट्स पर हमला करेंगे। और जिसको भय दिखाने के लिए उन्होंने करीब 4500 मरीन कमांडो, F-35 जैसे फाइटर प्लेन और हेलीकॉप्टर्स की भी तैनाती करी थी। लेकिन ईरान ने भी बदले में कहा था यदि आप हमारे ऊर्जा संयंत्रों पर हमला करते हैं तो हम हॉर्मुज को पूरी तरह से ब्लॉक कर देंगे। और जिसकी वजह से डरे हुए अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने 48 घंटे पूरे होने से पहले ही अपने झूठे बयान दिए कि हमारी ईरान के साथ बातचीत
हो गई है या बातचीत चल रही है और प्रोडक्टिव बातचीत चल रही है। और ईरान ने साफ शब्दों में कहा कि हमारी अमेरिका से कोई भी बातचीत नहीं हुई है। तो अब देखेंगे कि क्या इन हालातों में युद्ध विराम की स्थिति कब तक आएगी, और यदि युद्ध विराम की स्थिति आएगी तो जिन बिंदुओं को लेकर यह विवाद है तो उन बिंदुओं का क्या होगा। यदि अमेरिका ईरान के सामने झुकता है तो अमेरिका को ईरान से के आर्थिक प्रतिबंधों को हटाना होगा कि जो उन्होंने आर्थिक प्रतिबंध ईरान के ऊपर लगा चुके हैं। और दूसरा, यदि ईरान अमेरिका के सामने झुकता है तो ईरान को जो यूरेनियम उनने स्टोर कर रखा है, क्या वह यूरेनियम वह अमेरिका को के हाथों सौंप देगा। और दूसरी तरफ हिजबुल्लाह, हमास और हूती जैसे संगठन जो कि ईरान को कहीं ना कहीं बैकबोन की तरह कार्य कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, क्या वह अमेरिका के दबाव में उनका साथ छोड़ देगा। तो अब स्थिति कुछ समझ से परे है, लेकिन हम यह देखते हैं कि अब किस कर्मठ ऊंट बैठता है, कि क्या युद्ध विराम की स्थिति होती है या कोई समझौता होता है। तो आगे की अपडेट्स लेने के लिए बने रहिए युवा चौक के साथ। मैं गौरव सिंह परिहार। जय हिंद, वंदे मातरम।